नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर। मैं हूं आपके साथ सुमन और आज चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार कुछ तस्वीरें बहुत साधारण दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे संदेश बेहद बड़े होते हैं। आज ऐसी ही कुछ तस्वीरें श्रीलंका से सामने आई हैं। दरअसल जहां भारत ने श्रीलंका पुलिस को 134 पुलिस कैब सौंपी है, ऊपर से यह केवल गाड़ियों की डिलीवरी लग सकती है, लेकिन असल में इसके पीछे भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती और हिंद महासागर की बदलती रणनीतिक राजनीति छिपी हुई दिखाई देती है। साथियों, कोलंबो में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत की तरफ से श्रीलंकन पुलिस को 134 पुलिस कैब सौंपी गई। इन गाड़ियों का उद्देश्य केवल ट्रांसपोर्ट सुविधा बढ़ाना नहीं है, बल्कि श्रीलंका की कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। दरअसल कठिन इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ाना है और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना भी है। खास बात यह है कि इन गाड़ियों की खरीद भारत की $300 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत की गई है। यानी भारत केवल निवेश नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे तौर पर श्रीलंका की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी एक अपना सहयोग दे रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा नई दिल्ली की थी। उसी यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें डिजिटल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण शामिल थे। उसी दौरान जनवरी 2025 में पुलिस कैब सप्लाई के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी काम शुरू हुआ और अब उसका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। यानी यह केवल एक वाहन सौंपने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और श्रीलंका रणनीतिक साझेदारी का जमीनी विस्तार है। साथियों, भारत लंबे समय से पड़ोसी पहले यानी नेबर फर्स्ट नीति की बात करता रहा है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब पड़ोसी देश संकट में हो। और श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने जिस तरह से मदद की श्रीलंका की, उसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा देने का काम किया है। जब श्रीलंका विदेशी मुद्रा संकट, ईंधन संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था, तब भारत ने अरबों डॉलर की सहायता राशि, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और ईंधन उपलब्ध कराए। उस दौर में भारत ने केवल कूटनीतिक बयान नहीं दिए, बल्कि जमीन पर खड़े होकर मदद की। यही वजह है कि आज श्रीलंका की नई सरकार भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका केवल भारत का पड़ोसी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश भी है। और यही वजह है कि चीन लंबे समय से श्रीलंका में अपनी पैठ मजबूत करता रहा है, यह करने की कोशिश भी करता रहा है। चीन ने वहाँ बड़े स्तर पर निवेश किया, बंदरगाह बनाए, सड़कें बनाई, ऊर्जा परियोजनाओं में पैसे लगाए और धीरे धीरे श्रीलंका के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से शामिल हुआ। हम्बनटोटा बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कर्ज चुकाने में असमर्थता के बाद श्रीलंका ने 99 साल के पट्टे पर बंदरगाह चीन को कंपनी को सौंपना पड़ा। यही वजह है कि यही वह घटना थी जिसने पूरी दुनिया में डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज जाल कूटनीति की बहस छेड़ दी। चीन की रणनीति केवल आर्थिक नहीं मानी जाती, बल्कि रणनीतिक भी मानी जाती है। हिंद महासागर में श्रीलंका की जो लोकेशन एक ऐसी है, वह प्रभाव बनाने का मतलब समुद्री व्यापार मार्गों पर पकड़ मजबूत करना है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति के तहत श्रीलंका को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि जब भी चीनी रिसर्च जहाज या फिर पनडुब्बियां श्रीलंका पहुंचती है, भारत और अमेरिका दोनों की चिंताएं बढ़ जाती है। भारत को डर रहता है कि उसके समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल करीब चीन अपनी अस्थायी मौजूदगी मजबूत न कर। और शायद यही वजह है कि अब श्रीलंका भी संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका को यह एहसास हुआ कि केवल चीन पर अत्यधिक निर्भरता कितनी भारी पड़ सकती है।
इसलिए अब कोलंबो भारत के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने की कोशिश में आगे जुट रहा है। भारत भी इस मौके को केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहता है। पुलिस कैब सौंपना उसी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि भारत की घरेलू राजनीति में भी श्रीलंका का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। कांग्रेस पार्टी अक्सर मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वह श्रीलंका के साथ संबंधों को लेकर राजनीतिक फायदा उठाती है। खासकर कच्चा तीवु द्वीप विवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार टकराव दिखाई देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा तमिलनाडु की राजनीति को ध्यान में रखकर इस मुद्दे को बार बार उठाती है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने भारतीय हितों से समझौता किया था। इसके अलावा कांग्रेस यह भी आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रही। कांग्रेस का तर्क है कि चीन आज भी श्रीलंका में बड़े स्तर पर निवेश और रणनीतिक प्रभाव बनाए हुए है। वहीं बीजेपी सरकार यह कहती है कि भारत ने संकट के समय जिस तरह श्रीलंका की मदद की, उससे दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा और मजबूत हुआ। एक और बड़ा मुद्दा भारतीय मछुआरों का भी है। तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाती रही है। आरोप लगाता जाता है कि श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भारतीय मछुआरों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। यानी भारत श्रीलंका संबंध केवल विदेशी नीति नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अगर मौजूदा तस्वीर देखें तो साफ दिखाई देता है कि भारत और श्रीलंका दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीलंका का अब चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जो है वह काफ़ी दूर तक सफल होता दिख रहा है, जबकि भारत अपने पड़ोस में भरोसेमंद साझेदार की छवि मजबूत करना चाह रहा है। यही वजह है कि 134 पुलिस कैब केवल वाहन नहीं, बल्कि हिंद महासागर की बदलती राजनीति का प्रतीक बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या श्रीलंका वास्तव में चीन से दूरी बना पाएगा, या फिर आर्थिक मजबूतियां उसे दोबारा चीन के करीब ले जाएगी, और क्या भारत अपने पड़ोस में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में सफल होगा। क्योंकि हिंद महासागर में जो खेल चल रहा है वह आने वाले समय में एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को श्रीलंका के साथ और ज़्यादा आक्रामक रणनीतिक साझेदारी करनी चाहिए, या फिर केवल आर्थिक सहयोग तक ही सीमित रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।